हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व के ऊपर बात करेंगे अच्छे से। और सप्लाई कर्व का और उसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली लो ऑफ सप्लाई। ये आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सप्लाई शेड्यूल को पूरा पहले समझ लेते हैं क्या है। देखो, ये डिमांड शेड्यूल भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। फ़र्क बहुत कम है, ज़्यादातर बेसिकली शेड्यूल वैसे बनेगा। बस वही है कि सबसे पहले तो मैं सप्लाई शेड्यूल की डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ क्या होती है। सप्लाई शेड्यूल बेसिकली क्या है, एक टैबुलर स्टेटमेंट जहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी लिखे है, कितनी क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहती है, कितने प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, यानी कि कितना क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं, कितने कितने प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब दो तरीके का बनता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केटिंग, क्योंकि दो सप्लाई होती है, इसी तरीके से सप्लाई शेड्यूल भी दो हो जाएगा। तो सबसे पहले बनाते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो बेसिकली ये कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, प्राइस। इसकी डेफिनेशन समझे, इसकी डेफिनेशन बेसिकली वही बन जाएगी, इट इज़ अ टैबुलर स्टेटमेंट। जैसे कि वो डेफिनेशन थी, इट इज़ अ टैबुलर स्टेटमेंट, ठीक है, शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। बेसिकली इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अ कमोडिटी। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है कि जब एक फर्म, अ प्रोड्यूसर लिखा हुआ ना, एक फर्म खाली है जो बेचना चाहती है, तो इसका खाली बन रहा है। और मार्केट सप्लाई में बहुत सारी फर्म आ जाती है। तो यहाँ पर प्राइस लेते हैं, जैसे कि प्राइस लेते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6। हमने प्राइस मान लिया 1 2 3 4 5 6 है। और यहाँ लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई। मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वांटिटी सप्लाई कब लिखते हैं, जब सप्लाई सिर्फ प्राइस से बदलती है तो क्वांटिटी सप्लाई लिखते हैं। यूनिट्स में आएगा ये दो। अब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी ले। अब देखो, बुक में क्या दे रखा है, 0। वैसे आप 0 प्राइस पे 0 ले सकते हो, लेकिन प्राइस ना ज़्यादातर 0 होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्राइस रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि 0 प्राइस पे सामान बेचोगे। तो इसलिए होता क्या है कि आप पहले 0 से सब स्टार्ट करते हो क्वांटिटी सप्लाई। वैसे क्वांटिटी सप्लाई 1 पे कुछ ना कुछ ले सकते हो, 1 पे 10 ले सकते हो, लेकिन हम 1 पे 0 ले रहे हैं, क्योंकि 0 पे तो 0 होता ही है, लेकिन प्राइस 0 ले नहीं सकता। तो 1 से स्टार्ट किया है, तो इसलिए 1 पे 0 ले रहे हैं। 0 पे प्राइस, वैसे 0 प्राइस पे 0 रहेगा, लेकिन क्योंकि प्राइस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 प्राइस होता नहीं है, तो हमने 1 पे 0 ले लिया। यानी कि पहला प्राइस है तो मैं कुछ नहीं बेच रहा, एक ये सीन हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो मैं सामान बेचना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फिर मुझे प्रॉफिट होगा। शुरू में मैं सप्लाई नहीं करूँगा, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, ये आपको पता है। तो मान लेते हैं कि फिर 5 से बढ़ाया मैंने, फिर जैसे प्राइस बढ़ा 3, फिर मैंने और बढ़ा दिया, फिर 10 कर दिया। ये मैंने इमेजिनरी ले लिया, जानबूझ के 5 से बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्राफ भी सही बनेगा। तो दोबारा से 5 से बढ़ा दो, फिर दोबारा से 5 से बढ़ा दो, तो फिर दोबारा से, समझ गए। तो ये बन गया सप्लाई शेड्यूल। अगर हम बात करें दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल की, तो वो कैसे बनेगा। तो बेसिकली इसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ज़्यादा फर्क है नहीं, वही है कि ये भी टैबुलर स्टेटमेंट है, जहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑल द प्रोड्यूसर बता के देखिए लिखा हुआ ना, उसमें एक प्रोड्यूसर है जहाँ पर सारे प्रोड्यूसर बेचना चाह रहे हैं, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। इसका यहाँ पर लेके वही लेके प्राइस लेके, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर लेके पहले लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई यूनिट। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पूरे मार्केट में 2 ही प्रोड्यूसर है। वैसे होते बहुत सारे हैं, कि मान लेते हैं कि पूरी मार्केट में 2 ही प्रोड्यूसर है सिर्फ। तो 2 ही प्रोड्यूसर है, तो 2 की इंडिविजुअल सप्लाई लेंगे। तो एक को मान लेते हैं SA और एक को मान लेते हैं SB। इन दोनों की लिख रहे हैं हम इंडिविजुअल सप्लाई यूनिट, ठीक है।
एक को मान लिया एस ए और एक को मान लिया एस बी। इसका क्या लेंगे, बिल्कुल वही ले लो स्टार्टिंग में जो हमने लिया था, 0 से लेकर वही वाला। तो इसके ले लेते हैं 0, पहले 1 पे 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25। इसको अलग ले लो, 1 पे इसका भी 0 लो, लेकिन इसकी ना फिगर बदल दो, 5 की जगह ले लेते हैं 10, 10 की जगह लेते हैं 20, ठीक है। फिर ले लेते हैं 30, 40, 50, सिंपल। उसके बाद यहाँ लिखते हैं मार्केट सप्लाई। ये तो इंडिविजुअल सप्लाई लिखा था, अब लिखते हैं मार्केट सप्लाई यूनिट्स में। मार्केट सप्लाई कैसे निकलेगा, एस ए प्लस एस बी, यानी कि इन दोनों का अगर मैं प्रोड्यूसर की सप्लाई प्लस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, मार्केट सप्लाई, सिंपल। तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 10 15, और ये 30, 45, 60, 75। क्लियर हो गया। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा था, 20 के बाद 25 ले लिया, फिर 35 ले लिया, मैंने सीधा 30 ले लिया, जैसे मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है। समझा की बात। अब देखो सप्लाई कर्व बेसिकली क्या है कि जो शेड्यूल बनाया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। तो सप्लायर कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। आपको जैसे एक चीज़ पता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जो कर्व बनेगा ना वो बिल्कुल कांस्टेंट बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। अगर मैं बाकी सारे जो फैक्टर है उसको ना बदलूँ तो सप्लाई कर्व क्या बनेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से स्ट्रेट लाइन बनेगा, अभी आगे देखना। और ये कैसे बनता है, ये कैसे बनेगा, जो भी सप्लाई शेड्यूल के जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, ये जो बनाए, इनके पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ में। और ये भी दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इन मार्केट सप्लाई कर्व। जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनेगा वो इंडिविजुअल के सप्लाई शेड्यूल से ही बनेगा, ठीक है। तो देखो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की डेफिनेशन क्या होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो इसका आप प्लॉट कर दो, जैसे इन्होंने कर रखा है। क्वांटिटी सप्लाई नीचे लिखेंगे, प्राइस यहाँ लिखेंगे। क्वांटिटी सप्लाई हमने कितना ले लिया था, 0, 5, 10, 15, तो यही पॉइंट आ गया, देखो 0, 5, 10, 15, और प्राइस 1, 2, 3, 4, 5। और जब आप प्लॉट करोगे, आप ध्यान से देखो, हमने क्या लिया था, 1 पे 0 लिया था। तो देखो 1 पे 0 कहाँ आएगा, 1 पे प्राइस 1, क्वांटिटी सप्लाई 0, तो बिल्कुल यही तो पॉइंट आएगा, क्योंकि प्राइस 1 था, क्वांटिटी सप्लाई कोई थी नहीं, तो पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा। फिर प्राइस 2 था तो क्वांटिटी सप्लाई 5 थी, तो यहाँ पॉइंट आ गया। फिर प्राइस 3 था, क्वांटिटी सप्लाई 10 थी। तो ये कैसे बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, दिख रहा है आपको। इसे बोलते हैं ये स्लोप्स अपवर्ड स्लोप बनेगा। क्यों बन रहा है, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अगर क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो ये अपवर्ड स्लोपिंग नहीं बनेगा। अगर इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे डिमांड कर्व कैसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये कैसे बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद आप ध्यान से देखो, मार्केट सप्लाई के देखें तो ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल को हमें प्लॉट करना है पॉइंट को, तो क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। इसमें भी वही लेना है, क्वांटिटी सप्लाई इधर प्राइस। इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले एस ए का बनाना है, एस ए का बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि प्राइस, देखो एस ए का जब आप बनाओगे तो वही था इसका, एस ए का प्राइस 1, 0, फिर प्राइस 2 पे 5 है। सिंपल वैसे ही बनेगा जैसे आपने ये बनाया था। इन्होंने सीधा क्या करा है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एस ए यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है। और अगर आप सही से बनाओगे तो ये यहाँ से बनेगा, यहाँ से, दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि देखो 1 पे एस ए भी 0 था, एस बी भी, मार्केट सप्लाई भी, तो ये सारे के सारे जो बनेंगे ना वैसे यहाँ से बनेंगे। ये इन्होंने सीधा ये पॉइंट छोड़ दिया, आप ऐसे ही बनाना, ये यहाँ से बनेंगे स्टार्ट। फिर देखो प्राइस जब आपका 2 था तो एस ए 5 था, एस बी 10 था, मार्केट सप्लाई 15 थी। तो देखो ये वो ऐसे एस ए, ये देखो 10 पे ये पॉइंट आया, एस बी ये देखो ये पॉइंट आ रहा है 15, ये 15 आ रहा है ना, ये पॉइंट है। 10 + 5 कितना होता है 15। फिर ये मार्केट सप्लाई देखो ये आ रहा है, ये मतलब हमने ये करा था ना, ये देखो 10 + 15 तो मार्केट सप्लाई था, ये 10 था, तो ये 10 पॉइंट का आएगा, ये एग्जैक्ट 10 पॉइंट यहाँ आ रहा था। और ये एस ए का 5 पॉइंट था, और एस बी का 10 पॉइंट था, और ये 15 पॉइंट है एस बी का। इस तरीके से बनेगा। हमें जो मेन सप्लाई करवा है ये है मार्केट सप्लाई, एस एम, ये बनाना है मेन आपको।
और आपको ये साथ में क्या लिखा है, एस एम इज़ फ्लैटर देन एस ए एन बी। फ्लैटर का मतलब होता है ज़्यादा खड़ा बनेगा। ये क्यों बनेगा? क्योंकि भैया इन दोनों का सम ही तो होता है एस एम, तो एस एम हमेशा इनसे आगे आएगा और ज़्यादा खड़ा बनेगा क्योंकि इन दोनों का सम होता है। जब दोनों का सम होता है तो भैया ये ज़्यादा आएगा एस एम, ज़्यादा फिगर आती है एस एम की, तो ज़्यादा फिगर आएगी तो ज़्यादा ऊपर बनेगा ये वो कह रहा है। देखो वो लिखा, मार्केट सप्लाई इज फ्लैटर देन ऑल इंडिविजुअल सप्लाई बिकॉज विद अ चेंज इन प्राइस। जब प्राइस बदलता है तो जो मार्केट सप्लाई बदलती है वो ज़्यादा बदलेगी इंडिविजुअल सप्लाई से। भैया जब प्राइस बदलेगा, मान लो आपका प्राइस बदला यहाँ से 1 से 0 से 1 हुआ, तो इंडिविजुअल सप्लाई तो सिर्फ 5 हुई थी, तो 5 पे आया था देखो ये, और एस बी तो 10 हुई थी, लेकिन मार्केट सप्लाई दोनों का सम होता है तो ये ज़्यादा होगी। और ऐसे ही जब प्राइस 2 से 3 हुआ तो ये जो जितना एस ए हुआ जितना एस बी हुआ उससे ज़्यादा एस एम होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इन दोनों का सम होता है। तो वही वो कह रहा है कि जब प्राइस बदलता है तो मार्केट सप्लाई ज़्यादा बदलती है इंडिविजुअल सप्लाई से, बिकॉज ये दोनों का सम होता है। समझ गए? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व की बात करें ना, स्लोप कैसे बनता है? स्लोप हमेशा ऐसा बनता है कि प्राइस में चेंज हुआ, क्वांटिटी सप्लाई कितना, क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको स्लोप निकल जाएगा। यानी कि प्राइस में कितना चेंज हुआ, जैसे कि प्राइस बदला आपका 1 से और क्वांटिटी सप्लाई बदली आपकी 5 से, तो स्लोप आ गया 1/5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो हमारा जो स्लोप होता है हमेशा अपवर्ड बनेगा, पॉजिटिव होता है स्लोप, हमेशा पॉजिटिव स्लोप होगा क्योंकि अपवर्ड बनता है। स्लोप जो है वो आपका फ्लैटनेस को डिटरमाइन करता है, सप्लाई कर्व कितना खड़ा बनेगा कितना फ्लैट बनेगा, तो ये डिपेंड करता है कि स्लोप क्या है। जैसे कि आपका यहाँ पर देखो, ये आपका डायग्राम है सप्लाई कर्व का, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व का डायग्राम है। तो ये आपका मान लो प्राइस आपका 4 से 8 हुआ, क्वांटिटी सप्लाई आपकी 2 से 4 होगी, तो प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। तो अगर आप स्लोप निकालें तो प्राइस 4 से 8 हुआ, चेंज कितना हुआ, नए में से पुराना माइनस करते हैं तब चेंज आता है, नए में से पुराना। 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो ये 2 आ गई। इसका मतलब हमेशा स्लोप पॉजिटिव आएगा, यानी कि सप्लाई कर्व जो है वो 2 से आगे बढ़ेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में देखो, जैसे ये यहाँ पर निकाल लेना, यहाँ पर ये चेंज कितना हुआ और यहाँ चेंज कितना हुआ, तो ये 2 से चेंज हो रहा है। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा यानी कि उतना ही ज़्यादा ये खड़ा बनेगा, क्योंकि अगर यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 का मतलब पता क्या है, 2 का मतलब ये है कि क्वांटिटी सप्लाई सिर्फ 2 ज़्यादा हुई, प्राइस 4 से बढ़ा, यानी कि दुगना। क्वांटिटी सप्लाई सिर्फ 2 से बढ़ी लेकिन प्राइस दुगना बढ़ा, तो जितना ज़्यादा ये ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा बेसिकली खड़ा बनेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई कम चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये स्लोप हमेशा ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब है कि प्राइस बहुत बढ़े। जैसे कि ये गैप है, तो ये क्वांटिटी सप्लाई कम बढ़ रही होगी, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, तो ये ऊपर आएगा, जितना ज़्यादा और ऊपर आएगा, इस तरीके से ऊपर बढ़ता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये था। और लो ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लो ऑफ सप्लाई बेसिकली सिंपल वही है, जैसे लो ऑफ डिमांड क्या था कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ती है। तो लो ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बस यहाँ पर उल्टा होता है, वहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर डायरेक्ट होता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप रहता है लो ऑफ सप्लाई। बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, जो हमने डिटरमिनेंट में समझा था उसमें भी वही था कि बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रख दो। तो बाकी सारे फैक्टर को अजम्पशन क्या मान लेंगे इसका, तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। क्या क्या फैक्टर है? जैसे वही चीज़ कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स वो कांस्टेंट है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कांस्टेंट है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी कांस्टेंट है, गोल ऑफ द फर्म, ये सारे फैक्टर थे, वो सारे कांस्टेंट है। बस एक फैक्टर से जब सप्लाई बदलेगी, वो क्या है, उसी का प्राइस, और उसके प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ती है और प्राइस घटेगा तो सप्लाई गिरेगी। ठीक है, वही आपने शेड्यूल बना देना है। फिर ये शेड्यूल वही वाला है, इसको आप इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बना लेना।
5-10 ले लो या 10-20 ले लो, बात एक ही है। और इस देखो सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग, SS लिख देना। और उसके बाद जब भी आप ग्राफ बनाते हो साथ में एक्सप्लेन जरूर करना है ग्राफ को, जो भी आपने ग्राफ बनाया है, कि ग्राफ में आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। और SS कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट दैट, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये एक चीज़ की होगी। रीज़न समझ लें लो सप्लाई के। लो सप्लाई का रीज़न क्या है, प्रॉफिट मोटिव होता है। क्योंकि आपका मतलब क्या है कि क्योंकि आपका जब प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इस वजह से क्या होगा, आप सप्लाई बढ़ा देते हो। सिंपल रीज़न है, क्योंकि आपको प्रॉफिट बढ़ाना मेन चीज़ होती है फर्म के अंदर। प्राइस बढ़ेगा तो आप ज़्यादा महंगा सामान बेचोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसके बाद चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, मतलब क्या है कि जब प्राइस हमारा कई बार बढ़ता है तो बहुत सारी ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो पहले सामान बेच नहीं पा रहे थे, वो भी मार्केट में आ जाते हैं। तो मार्केट में जो बहुत कम जने थे एकदम से ज़्यादा जने आ जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है फिर उनको लगता है, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाती है तो मार्केट सप्लाई बढ़ती है। ये पॉइंट भी था, याद करो, मार्केट सप्लाई में एक पॉइंट था ये वाला, देखो नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, कि जितनी ज़्यादा फर्म अगर मार्केट में होगी उतना ज़्यादा मार्केट सप्लाई बढ़ेगी। क्योंकि मार्केट सप्लाई क्या होता है, सारी फर्म की सप्लाई का टोटल। तो अगर ज़्यादा सब फर्म होगी तो ज़्यादा सप्लाई होगी मार्केट में। तो वही वो कह रहा है कि इस वजह से आपका सप्लाई बढ़ती है। तो कई बार जब प्राइस बढ़ता है तो ज़्यादा जने आ जाते हैं मार्केट में बेचने वाले, तो एकदम से प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइस आपका क्या होगा, प्राइस बढ़ने के से सप्लाई बढ़ेगी। और जब प्राइस गिरेगा तो फर्म एकदम से क्या करेगी, मार्केट में छोड़ने चली जाएगी, मार्केट को छोड़ चली जाएगी और प्रोडक्शन या तो बंद कर देगी या रिड्यूस कर देगी। उसकी वजह से सप्लाई भी कम हो जाती है। ये चीज़ रीज़न होता है। ठीक है, उसके बाद अगला होता है हमारा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्या है कि जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो सेलर क्या करता है, ज़्यादा गुड्स बेच पाता है अपने स्टॉक से। सेलर आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम द स्टॉक्स। और जब हाउएवर रिलेटिव लो प्राइस, प्रोड्यूसर क्या करता है, स्टॉक को रिलीज नहीं करता। तो इसलिए दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री विद द व्यू दैट प्राइस में राइज इन न्यू फ्यूचर। मतलब क्या है, स्टॉक की वजह से आप प्राइस आप सप्लाई बढ़ाते हो गिराते हो। होता क्या है कि जब प्राइस गिरता है तो आप सामान को बनाते तो हो बट उसको स्टॉक को बढ़ा देते हो, स्टॉक बनाते रहते हो सामान का, यानी कि बचा के रखते रहते हो। और जैसे आपका स्टॉक बन जाता है तो जैसे या फिर आपका प्राइस बढ़ेगा तुरंत आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, क्योंकि स्टॉक आपके पड़ा हुआ है। और ये हम पहले समझ चुके हैं कि स्टॉक से ही सप्लाई होती है, जितना सामान पड़ा होगा उतना ही तो बेच सकते हो। तो पहले जब प्राइस गिरता है तो स्टॉक आप बढ़ा रखते हो, फिर जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपके पास स्टॉक होता है पहले से, इसलिए जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो पहले से क्या सप्लाई बढ़ा सकते हो क्या, नहीं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ पर अप्लाई नहीं होता, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये बड़ा सिंपल है। कई बार क्या होता है कि प्राइस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिले रहता है, आपकी सप्लाई फ्यूचर पे डिपेंड करती है। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर प्राइस गिरने वाला है ना, तो भैया चाहे आज जितना मर्जी प्राइस बढ़ रहा हो, आप क्या करोगे, सप्लाई आज ही बढ़ा दोगे। अगर फ्यूचर में आपको डर है कि प्राइस गिरने वाला है तो सप्लाई आज ही बढ़ा दोगे, चाहे प्राइस घट क्यों ना रहा हो आज। हम लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ता है तो ही सप्लाई बढ़ती है। लेकिन ये अगर आपको डर है कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन का डर है कि प्राइस या फ्यूचर में गिर ना जाए, तो आज ही सारा सामान बेच दोगे आप। तो आज ये नहीं देखोगे कि प्राइस कितना है, कम है, ज़्यादा है। तो ये भी दिक्कत होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की। अगला होता है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स पे ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स ऐसे होते हैं जो कि होता है क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, सीजन वाइज होता है उसमें। अगर आपको फार्मर को लग रहा है कि यार मेरा ना मौसम बदलने वाला है, अगले महीने मेरी फसल खराब हो जाएगी, तो सारा आज ही बेच देगा वो। ठीक है भैया, उसको लग रहा है कि भैया मेरी फसल खराब होने वाली है, चाहे प्राइस ना भी बढ़े वो तुरंत बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर उसको लग रहा है कि भाई अगर फ्यूचर में जो है मेरा प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, मतलब क्योंकि वेदर में चेंज हो गया है, प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, तो वो सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकता चाहे प्राइस क्यों ना बढ़ रहा हो। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है सामान का और प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रही क्योंकि मान लो मौसम ख़राब हो रखा है, तो एग्रीकल्चर गुड्स तो मौसम पे डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता ही नहीं है। प्राइस बढ़े ज़्यादा हो भैया, उसके अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही सप्लाई कैसे बढ़ाएगा।
पेरिशेबल गुड्स में भी होता है, यानी पेरिशेबल का मतलब जो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क। भैया अगर मिल्क को आप बाहर रखोगे, मिल्क को अगर आपने बहुत ज़्यादा आपके पास है और अगर उसको आपने जल्दी से सेल नहीं करा तो आप ख़राब हो जाएगा वो। तो प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, भले ही उसका प्राइस गिर क्यों ना रहा हो, लेकिन ये ऐसा गुड्स है जिसको आपको फटाफट से बेचना पड़ेगा, चाहे प्राइस क्यों ना गिर रहा हो, क्योंकि उसको पता है सेलर को कि ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा देर तक संभाल के रख नहीं सकता। तो बिकॉज सेलर कैन नॉट होल्ड सच गुड्स फॉर लॉन्ग, ठीक है। और रेयर आर्टिकल कई बार होते हैं, यानी कि एंटीक आइटम, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग बहुत महंगी बिकती है, करोड़ों में बिकती है। कुछ ऐसे एंटीक आइटम होती है, कई बार मान लो आप चांद से पत्थर उठा के ले आए, चांद के पत्थर, अभी ऐसा रेयर आर्टिकल जो कहीं मिलेगा नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई नहीं बढ़ती प्राइस के हिसाब से, क्योंकि ये रेयर आर्टिकल है। सप्लाई क्यों नहीं बढ़ सकती, सप्लाई है ही नहीं आपके पास, रेयर है ना। मान लो आप चांद के पत्थर तोड़ के ले आए, तो चांद के पत्थर के आपको और मिल जाएंगे, नहीं मिल सकते ना, चाहे जितना मुझे प्राइस उसका बढ़ रहा हो। सप्लाई है ही नहीं तो बढ़ भी नहीं सकती, रेयर है वो। बैकवर्ड कंट्री में यही प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई पिछड़ी हुई कंट्री है तो वहाँ पर तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाती, सामान बनता ही नहीं है, तो सप्लाई बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता कि प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे। जब प्रोडक्शन नहीं हो रही सप्लाई कैसे बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको समझ में आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।